क्लास 8th। आज की हमारी क्लास सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन के पाठ 1 भारतीय संविधान से संबंधित है। इस पाठ के माध्यम से हम भारतीय संविधान को जानेंगे और ये जानेंगे कि संविधान क्या होता है। तो इस पाठ की शुरुआत हम एक खेल के माध्यम से करेंगे। तो खेल आप कोई सा भी ले सकते हैं, जैसे फुटबॉल का खेल हमने लिया है। तो फुटबॉल के खेल जो होता है आप जानते हैं कैसे खेला जाता है। इसमें सभी खिलाड़ी जो होते हैं वो बॉल को जो होते हैं वो अपने पैरों से खेलते हैं। तो यानी फुटबॉल का जो एक नियम है, फुटबॉल के खेल का एक नियम है, एक रूल है कि पैरों के अलावा जो बॉल होती है उसे कोई भी टच नहीं कर सकता। तो गोलकीपर के अलावा कोई और खिलाड़ी गेंद को वहां से नहीं छू सकता। गोलकीपर कौन होता है? जो नेट के पास खड़ा होता है और बॉल को रोकता है। तो सिर्फ वो ही अपने हाथों का प्रयोग कर सकता है और कोई भी खिलाड़ी अपने हाथों का प्रयोग नहीं कर सकता, इसलिए इसको फुटबॉल बोला जाता है। लेकिन अगर बाँह जो होती है, उसका हाथ जो है वो अगर छू जाता है तो क्या होगा फिर? तो अगर किसी भी खिलाड़ी का हाथ या बाँह जो होती है वो छू जाती है बॉल से तो क्या होगा? तो क्या होता है, वो गलत माना जाता है और ये माना जाता है फाउल हो गया है। तो वो फाउल की स्थिति होती है, वो आपने खेल का नियम जो है उसको फॉलो नहीं किया है। तो इसी प्रकार हर खेल के कुछ नियम होते हैं। कोई भी खेल आप ले लीजिए, चाहे क्रिकेट ले लीजिए, चाहे हॉकी ले लीजिए, बैडमिंटन ले लीजिए, हर खेल के कोई ना कोई नियम होते हैं। तो इन नियमों से खेल को परिभाषित किया जाता है, यानी हर खेल की डेफिनेशन उनके नियमों से निर्धारित होती है और अलग अलग खेलों के बीच हम फर्क उसी हिसाब से कर पाते हैं उनके नियमों के अकॉर्डिंग। तो जिस प्रकार से कोई भी खेल बिना नियमों के नहीं खेला जा सकता, तो इतना बड़ा समाज, इतना बड़ा देश बिना नियमों के कैसे चल सकता है? तो खेलों की तरह हर समाज के भी कुछ नियम होते हैं, कुछ मूलभूत नियम होते हैं, जो बेसिक रूल्स होते हैं, जो सबको ही मानने होते हैं। तो उन नियमों के बिना समाज जो होता है वो बन नहीं सकता और चल नहीं सकता। तो खेलों की तरह हर समाज के भी कुछ मूलभूत नियम होते हैं। जिस तरह से हमारे घर में भी कुछ नियम होते हैं, हर घर के अपने नियम होते हैं। जैसे हम सुबह कितने बजे उठेंगे, फिर हम अपना ब्रेकफास्ट कितने बजे करते हैं, लंच कितने बजे करते हैं, और जो घर के लोग हैं वो ऑफिस कब जाते हैं, कोई भी काम कितने बजे करते हैं। तो हर घर के भी कुछ नियम होते हैं। तो उसी प्रकार समाज भी जो है वो नियमों से ही चलता है और अलग अलग समाजों के बीच फर्क पता चलता है इन्हीं नियमों से, क्योंकि हर घर के नियम जैसे एक जैसे नहीं हो सकते, तो हर समाज के भी नियम एक जैसे नहीं होते। तो हर समाज के भी नियम अलग अलग है। तो उन्हीं फर्क से, उन्हीं नियमों के फर्क से हर समाज भी अलग अलग है। तो इन्हीं बुनियादी नियमों के लिखित रूप को संविधान कहा जाता है। आज के जो आधुनिक युग में इन नियमों को हम लिखित रूप में जिस किताब में लिखते हैं उसे संविधान कहा जाता है। तो बुनियादी नियमों के लिखित रूप को हम संविधान कहते हैं। संविधान एक किताब है जिसमें इन नियमों को लिखा गया है और इन नियमों का पालन सब लोग करते हैं, सब नागरिक करते हैं। आज दुनिया के ज़्यादातर देशों के पास अपना संविधान है। आधुनिक युग में जितने भी देश हैं ज़्यादातर सबका अपना संविधान है। तो भारत का भी अपना एक संविधान है। भारत एक लोकतांत्रिक देश है। लोकतांत्रिक का मतलब यहाँ पर सरकार लोगों द्वारा चुनी जाती है। तो इस देश को चलाने के लिए कुछ नियमों को बनाना ज़रूरी है, इसलिए भारत का अपना संविधान है। लेकिन जैसा कि हमने बोला है कि ज़्यादातर देशों के पास अपना संविधान है, तो इसका मतलब यह नहीं है कि जिन देशों का अपना संविधान है सभी लोकतांत्रिक है। सभी देश लोकतांत्रिक देश नहीं है। तो लोकतांत्रिक देशों का पास अपना संविधान होता है, लेकिन जिनके पास संविधान है इसका मतलब ये नहीं सारे देश लोकतांत्रिक है। तो भारत एक लोकतांत्रिक देश है और भारत का अपना एक संविधान है। अब इतना बड़ा संविधान जो बनाया गया, इसके निर्माण में कोई एक आदमी तो नहीं हो सकता या एक इंसान तो नहीं बना सकता।
तो भारतीय संविधान के निर्माण में, यानी इतने बड़ा जो विशाल दस्तावेज था, डॉक्यूमेंट था, इसको लिखने की जिम्मेवारी जो है एक इंसान के पास तो होगी नहीं, तो इसके लिए संविधान सभा बनाई गई। तो इसकी जिम्मेवारी संविधान सभा को दी गई, जिसमें 299 मेंबर्स थे। संविधान सभा, अब संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी वो दिसंबर 1946 को हुई थी। पहली बार जो इसकी मीटिंग हुई थी संविधान सभा की, वो 1946 को दिसंबर में हुई थी। फिर दिसंबर 1946 से लेकर नवंबर 1949 के बीच संविधान सभा ने स्वतंत्र भारत के लिए नए संविधान का प्रारूप तैयार किया। तो यानी संविधान बनाने का काम किसने किया? संविधान सभा ने। भारतीय संविधान में जो मेंबर्स थे वो कितने थे? सदस्य 299 मेंबर्स थे, 299 सदस्य थे। इसने संविधान सभा ने, यानी इसने 26 नवंबर 1949 को अपना काम पूरा कर लिया था। लेकिन हमारा संविधान जो है वो लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। ऐसा क्यों हुआ? हमने 26 नवंबर 1949 को ही क्यों नहीं लागू कर दिया? हमने 26 जनवरी 1950 तक का वेट क्यों किया? वो ऐसा इसलिए किया क्योंकि जो 26 जनवरी 1930 को कांग्रेस ने अपना स्वाधीनता दिवस मनाया था, तो वो चाहते थे 26 जनवरी का जो दिन है इसको कुछ इम्पोर्टेंस दी जाए, इसीलिए उन्होंने 26 जनवरी 1950 को जो हमारा संविधान था लागू किया था। तो 26 जनवरी 1930 को कांग्रेस ने अपना पहला स्वाधीनता दिवस मनाया था, जिसके चलते उस दिन को याद रखते हुए संविधान को 26 नवंबर 1949 के बजाय 26 जनवरी 1950 को लागू किया था। तो संविधान जो है वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, और इस दिन की याद में हम हर साल 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। अब हम बात करेंगे संविधान के उद्देश्यों की, यानी संविधान जो बुनियादी नियमों का लिखित रूप होता है के पीछे उद्देश्य क्या होते हैं, ये क्यों बनाया जाता है। तो संविधान जो होता है वो नियमों का एक समूह होता है, यानी उसमें रूल्स लिखे होते हैं, नियम लिखे होते हैं, जिसको एक देश के सभी लोग अपने देश को चलाने की पद्धति के रूप में अपना सकते हैं। यानी संविधान जो है एक दस्तावेज है, यानी एक डॉक्यूमेंट है, तो जिसके आधार पर जो नागरिक होते हैं अपने देश को अपनी इच्छा और अपने सपनों के अनुसार रच सकते हैं, चला सकते हैं। संविधान जो होता है, संविधान के जरिए यह तय किया जाता है कि सरकार किस तरह की होगी। तो इस प्रकार संविधान जो है वो नियमों का एक समूह है, जिसमें सारे नियम लिखे जाते हैं। इसको अब हम एक उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। जैसे कि नेपाल जो हमारा पड़ोसी देश है, समाचार पत्रों के माध्यम से पता चला कि उसने अपने एक अंतरिम संविधान को मंजूरी दी है। अब बात उठती है कि उसने एक नया संविधान बनाने को मंजूरी क्यों दी, जबकि नेपाल में पहले से ही अपना एक संविधान था। तो उसने अब नए संविधान बनाने को मंजूरी क्यों दी? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि 1990 में बना जो नेपाल का जो पिछला संविधान था वो इस सिद्धांत पर आधारित था कि शासन की सर्वोच्च सत्ता राजा के पास रहेगी। यानी 1990 से पहले जो संविधान बना था उसके उद्देश्य ये थे, यानी वो संविधान जो था वो इस पर आधारित था कि सत्ता राजा के पास रहेगी। लेकिन वहाँ की जो जनता थी, वहाँ के लोग जो थे वो लोकतंत्र लाना चाहते थे। जो नेपाल के लोग कई सालों से, कई दशकों से लोकतंत्र के लिए क्या कर रहे थे? जन आंदोलन कर रहे थे। उन्होंने बहुत जन आंदोलन किया और उनके आंदोलन, उनके संघर्ष को कामयाबी मिली, और 2006 में नेपाल में लोकतंत्र स्थापित हुआ। नेपाल के लोग लोकतंत्र के रास्ते पर चलना चाहते थे, इसलिए जब 2006 में लोकतंत्र स्थापित हुआ तो लोगों की मांग हुई कि अब एक नया संविधान होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एक नया संविधान होना चाहिए। नया संविधान क्यों? क्योंकि संविधान क्या होता है? एक नियम होते हैं। जब संविधान का जो मूल स्वरूप जो था वही बदल गया, यानी 1990 से पहले सत्ता राजा के पास होती थी और अब सत्ता जो है वो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था आ गई थी,
तो जब मूल स्वरूप ही बदल गया तो संविधान भी बदलना चाहिए। तो जिस प्रकार से एक खेल जैसे फुटबॉल का खेल था, तो अगर खेल के नियम ही बदल जाएंगे तो खेल ही बदल जाएगा। इस प्रकार से जो नेपाल का जो राजतंत्र था वो बदल के अब लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था आ गया था, तो यानी सारे नियम ही बदल गए थे। तो अब वो लोग चाहते थे कि एक नया संविधान आए, क्योंकि अब एक नया समाज आया था वहाँ पे, तो एक नया संविधान होना चाहिए। इसलिए 2015 में एक नया संविधान आया। इसलिए हम कहते हैं संविधान जो होता है वो एक नियमों का एक समूह होता है जिससे हम एक देश को चलाते हैं। ये एक देश को एक पद्धति देता है कि किस नियमों पर देश चलना चाहिए। संविधान का दूसरे उद्देश्य होता है देश की राजनीतिक व्यवस्था को तय करना। जैसा कि हमने नेपाल के केस में देखा था कि नेपाल का जो पुराना संविधान है तो वो किस पे आधारित था कि देश की जो शासन की बागडोर है वो राजा और मंत्री परिषद के हाथ में रहेगी, यानी राजा शासन चलाता था और संविधान उसी के हिसाब से था। जबकि जो उसका दूसरा और अंतरिम जो संविधान बना था वो किस पे आधारित था, लोकतंत्र पे आधारित था। यानी देश में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था होगी, यानी देश को कौन चलाएगा, लोग चलाएंगे। तीसरा, लोकतंत्र में संविधान का एक महत्वपूर्ण काम यह होता है कि कोई ताकतवर समूह किसी दूसरे या कम ताकतवर समूह या लोगों के खिलाफ अपनी ताकत का इस्तेमाल ना करे। यानी जो संविधान होता है जो कम ताकतवर लोग होते हैं उनको अधिक ताकतवर लोगों से बचाता है। यानी ये जो अल्पसंख्यक समाज है हमारा, उनकी रक्षा करता है, उनको बहुसंख्यकों से बचाता है। यानी कुछ चीज़ें जो होती है अल्पसंख्यक जो संख्यकों के पास सामान्य रूप से उपलब्ध होती है, ताकि हमारा जो अल्पसंख्यक समाज है उन चीज़ से वंचित ना रह जाए जो बहुसंख्यक समाज के पास सामान्य रूप से उपलब्ध है। तो उन चीज़ का वो संविधान जो बहुत ध्यान रखता है। चौथा, संविधान का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है कि हम खुद को अपने आप से बचा सकें। अब ये चीज़ तो बहुत ही अजीब लग रही होगी, हम खुद को अपने आप से कैसे बचा सकें, तो संविधान इस बात का भी ध्यान रखता है। आपने देखा होगा कि कई बार हमारे देश में इतनी पार्टीज़ हैं, पॉलिटिकल और राजनीतिक पार्टियां हैं, इनमें बहुत ये जो राजनीति है बहुत विकृत हो चुकी है। हम कई बार इतना परेशान हो जाते हैं ये इतनी पार्टी पॉलिटिक्स से, तो हम कहते हैं परेशान होकर कि हे भगवान तानाशाही आ जाए या कोई फौजी शासन व्यवस्था ही आ जाए ताकि सब कुछ ठीक तो हो जाए। लेकिन हम ये कहते वक्त ये भूल जाते हैं कि ऐसी शासन व्यवस्था लंबे दौर में बहुत खतरनाक सिद्ध होती है और ये सारे हितों को तहस नहस कर देती है। तो एक अच्छे संविधान के लक्षण ये हैं कि वो जो देश की जो बुनियादी संरचना होती है, यानी जो हमारा संविधान जिस बेसिक स्ट्रक्चर पे खड़ा है, उनको इस तरह के उन्माद हमारे अंदर आते रहते हैं ना बीच बीच में, उनसे हमें बचाता है कि हमारा समाज तानाशाह नहीं होना चाहिए या फौजी व्यवस्था नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये गलत है। संविधान का जो बुनियादी संरचना है वो लोकतांत्रिक है। तो हमारे दिलो दिमाग में ऐसे उन्माद आने से एक अच्छा संविधान हमें बचाता है। अब हम बात करेंगे भारतीय संविधान के मुख्य लक्षण यानी की फीचर, जो उसके महत्वपूर्ण बिंदु हैं। जैसा कि हमने देखा भारतीय संविधान को किसने बनाया था, भारतीय संविधान को बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका जो थी वो थी संविधान सभा की। संविधान सभा के इन सदस्यों के सामने एक बड़ी जिम्मेदारी थी, क्योंकि हमारे देश में कई समुदाय थे, उनकी ना तो भाषा एक थी, ना धर्म एक था, और ना ही एक जैसी संस्कृति थी। वैसे भी जब संविधान लिखा जा रहा था उस समय हमारा देश भारी उथल पुथल से गुजर रहा था। भारत और पाकिस्तान का बंटवारा लगभग तय था, लेकिन ऐसी परिस्थितियों के बीच भी उन्होंने अपने एक ऐतिहासिक दायित्व को बहादुरी से पूरा किया और देश को एक ऐसा कल्पनाशील दस्तावेज दिया जिसको हम भारतीय संविधान कहते हैं। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण दस्तावेज है जिसमें राष्ट्रीय एकता को बनाए रखते हुए विविधता के प्रति गहरा सम्मान दिखाई देता है। तो हम देखेंगे इसकी जो पहला जो मुख्य लक्षण है वो है संघवाद।
संघवाद, इसका मतलब है कि देश में एक से ज़्यादा स्तर की सरकार का होना, यानी केंद्र सरकार जो पूरे देश को देखती है, दूसरा राज्य सरकार जो अलग अलग राज्यों की सरकार देखती हैं, और जो तीसरा स्तर है शासन का वह है पंचायती राज व्यवस्था। दूसरा मुख्य लक्षण है संसदीय शासन पद्धति। सरकार के सभी स्तरों पर प्रतिनिधियों का चुनाव लोग खुद करते हैं, यानी हम अपने प्रतिनिधि खुद चुनते हैं। तो भारत का संविधान सभी वयस्क नागरिकों को वोट डालने का अधिकार देता है, यानी 18 और 18 साल से ऊपर के जो वयस्क नागरिक है वो सभी वोट डाल के अपने प्रतिनिधियों का चुनाव कर सकते हैं। तीसरा, शक्तियों का बंटवारा, यानी संविधान के अनुसार सारी शक्तियां एक स्तर पर केंद्रित नहीं है। संविधान के अनुसार सरकार के 3 अंग हैं, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। विधायिका जो होती है वो क्या करती है, कानून बनाती है, और कार्यपालिका जो होती है वो उन कानून का पालन करती है, और न्यायपालिका जो है वो क्या है, ये न्यायालयों की व्यवस्था को न्यायपालिका कहते हैं। जो न्याय का काम होता है वो न्यायपालिका का होता है। न्यायपालिका विधायिका और कार्यपालिका से स्वतंत्र रूप से होकर कार्य करती है। अब अगला आता है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकारों वाला खंड जो है ना भारतीय संविधान के अंतरात्मा भी कहलाता है, यानी ये बहुत इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण है। मौलिक अधिकार सभी नागरिकों को दिए गए हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, और जो ये वाला खंड जो है ये भारतीय संविधान के अंतरात्मा कहलाता है। मौलिक अधिकार देश के सभी नागरिकों को राज्य की सत्ता के मनमाने और निरंकुश इस्तेमाल से बचाते हैं। इस तरह संविधान राज्यों और अन्य व्यक्तियों के समक्ष व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा करता है, यानी ये अधिकार जो नागरिक हैं उनकी रक्षा के लिए दिए गए हैं, उनके अधिकारों की रक्षा के लिए दिए गए हैं। तो हम देखेंगे मौलिक अधिकार, जो हमारे 6 मौलिक अधिकार हैं वो कौन कौन से हैं। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार, संवैधानिक उपचार का अधिकार। तो समानता का अधिकार क्या होता है? समानता का अधिकार क्या होता है? इसका मतलब यह है कि सभी लोगों को देश का कानून बराबर सुरक्षा प्रदान करेगा। इस अधिकार में यह भी कहा गया है कि धर्म, जाति या लिंग के आधार पर किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। स्वतंत्रता का अधिकार क्या होता है? स्वतंत्रता का अधिकार क्या होता है? इस अधिकार के अंतर्गत अभिव्यक्ति और भाषण की स्वतंत्रता, सभा संगठन बनाने की स्वतंत्रता, देश के किसी भी भाग में आने जाने और रहने तथा कोई भी व्यवसाय या पेशा या कारोबार करने का अधिकार शामिल है। तीसरा है धार्मिक शोषण के विरुद्ध अधिकार। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार। संविधान में कहा गया है कि मानव व्यापार, जबरिया श्रम और 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को मजदूरी पर रखना अपराध है। चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। सभी नागरिकों को पूरी धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है, यानी कोई भी धर्म अपना सकते हैं, उसका प्रचार या प्रसार करने का अधिकार है। पांचवा है सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार। संविधान में कहा गया है कि धार्मिक या भाषाई सभी अल्पसंख्यक समुदाय अपनी संस्कृति की रक्षा और विकास के लिए अपने अपने शैक्षणिक संस्थान खोल सकते हैं। छठा और आखिरी है संवैधानिक उपचार का अधिकार। यदि किसी नागरिक को लगता है कि राज्य द्वारा उसके किसी भी मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ है तो वह इस अधिकार का सहारा लेकर वह अदालत में जा सकता है। यानी अगर ऊपर के 5 अधिकार उसे नहीं मिल रहे हैं तो वो न्यायालय में जाकर, अदालत में जाकर अपने अधिकारों को लेने के लिए जा सकता है। तो 5वां जो मुख्य बिंदु है संविधान का वह है धर्मनिरपेक्षता। धर्मनिरपेक्ष राज्य वह होता है जिसमें राज्य अधिकृत रूप से किसी भी धर्म को राजकीय धर्म के रूप में बढ़ावा नहीं देता, यानी सारे धर्म बराबर हैं। तो अब हमने इस पाठ के माध्यम से संविधान के बारे में क्या जाना
कि संविधान उन आदर्शों को तय करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है जिन्हें हम अपने देश और अपने प्रतिनिधियों के जरिए साकार करना चाहते हैं। यानी ये देश का स्वरूप तय करता है। संविधान जो है वो देश का बुनियादी स्वरूप तय करता है। संविधान में भारी बदलाव आने पर देश का बुनियादी स्वरूप भी बदल जाता है। तो ये हमने जाना भारतीय संविधान के बारे में।